नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 9 उपसय संयोजक रसायन में आपके सामने सेकंड लास्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। विद्यार्थियों, जैसे ही स्थायित्व वर्ड आता है तो हम ये समझते हैं कि बंधन मजबूत है या दुर्बल है। हम स्थायित्व को उस पॉइंट से समझ सकते हैं। तो जो भी उपसय संयोजक यौगिक होते हैं उनमें धातु व लिगेंड के मध्य यदि प्रबल आकर्षण है तो वह एक स्थायी संकुल है। और वैसे कहा भी जाता है कि जितने भी उपसय संयोजक यौगिक होते हैं अधिकतर स्थायी होते हैं, अधिकतर स्थायी होते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए लुईस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लुईस अम्ल और लुईस क्षार परस्पर क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाते हैं, तो उस प्रकार से हम इनके स्थायित्व की गणना कर सकते हैं। तो उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए हम लुईस अम्ल क्षार रासायनिक अभिक्रियाओं की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक धातु है Ma+, जो कि लिगेंड से क्रिया करेगी। लिगेंड Lx माइनस स्मॉल n, ये लिगेंडों की संख्या है स्मॉल n। A+ धातु पर आवेश है, X माइनस लिगेंड पर आवेश है। और विद्यार्थियों, इससे जो संकुल बनेगा वो बनेगा MLN और B माइनस, MLN B माइनस। ये एक संकुल बनेगा, ये संकुल पर B माइनस संकुल पर आवेश है, B माइनस संकुल पर आवेश है। तो स्टूडेंट्स, ये जो B माइनस होगा ये किसके तुल्य होगा? A+ के। ये किसके तुल्य हो जाएगा? A+ के तुल्य हो जाएगा, A+ और X माइनस के तुल्य हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर इस अभिक्रिया के लिए अगर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाते हैं, 11th क्लास में आपने रासायनिक साम्यावस्था में ये नियम पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। यानी कि किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था में, किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था में उत्पादों की सांद्रता और क्रियाकारकों की सांद्रता का जो अनुपात है एक स्थिरांक के तुल्य होता है। तो देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से Ks स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक जो होगा, स्थायित्व स्थिरांक जो होगा वो उत्पादों की सांद्रता यानी कि MLN B माइनस की सांद्रता, MLN B माइनस की सांद्रता। हम चाहे यहाँ हटा देते हैं, इसको सांद्रता को यहाँ लगा देंगे MLN B माइनस, B माइनस। अब सांद्रता हम यहाँ लगा देंगे बटा उत्पादों की सांद्रता, तो हमने लिख दी। अब क्रियाकारकों की सांद्रता Na+ की सांद्रता और Lx माइनस की सांद्रता की पावर बच्चों क्या आ जाएगी? N आ जाएगी। क्या आ जाएगी? N आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो Ks है, ये Ks है, इसको हम स्थायित्व स्थिरांक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक कहेंगे। स्टूडेंट, इस स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा उस संकुल यौगिक, उस जटिल यौगिक या उस उपसय संयोजक यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। इट मीन्स ये Ks समानुपाती होता है
स्थायित्व के। ये Ks समानुपाती होता है स्थायित्व के। स्थायित्व जितना ज्यादा होगा उस संकुल का स्थायित्व, Ks का मान जितना ज्यादा होगा उस संकुल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, अगर मैं Ag का कोई संकुल बनाता हूं अमोनिया के साथ मैं संकुल बना देता हूं स्टूडेंट्स, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये संकुल है। अब इसका जो Ks होगा स्टूडेंट्स, इसका जो Ks होगा उसका मान है 1.6 इंटू 10 की घात 8, 7 ले लो, 1.6 इंटू 10 की घात 7। ये इसके उपसय संयोजक, ये इसके स्थायित्व का क्या है, स्थिरांक होता है। बच्चों अगर मैं इसका साइनों के साथ संकुल बनाता, Cn माइनस के साथ संकुल बनाता, तो स्टूडेंट्स देखिए ये मुझे इसको बैलेंस करना है तो Ag प्लस में लूंगा, मैं Ag प्लस आयन लूंगा, और यहाँ AgCN का होल ट्वाइस माइनस में यहाँ पर लूंगा, होल ट्वाइस माइनस यहाँ पर लूंगा, तो इसका जो Ks है वो Ks है 5.4 इंटू 10 की पावर 18। स्टूडेंट्स आप इन दोनों संकुलों में Ks के मान देखिए, इन दोनों संकुलों में Ks के मान देखिए, तो बच्चों नीचे वाले संकुल आयन में Ks का मान ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स दोनों संकुलों में से एक संकुल सबसे ज्यादा स्थायी होता है, यानी कि यहाँ द्वितीय संकुल सबसे ज्यादा स्थायी है। तो विद्यार्थियों हम Ks के मान के आधार पर किसी भी संकुल यौगिक का स्थायित्व निर्धारित कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम इसके बारे में लिख लेते हैं, जिससे हम बोर्ड को मिटा सके और आपको आगे समझा सके। चलिए बच्चों टॉपिक डाल लीजिए, सभी उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व, और इसमें आप लिखें किसी भी उपसय संयोजक यौगिक का स्थायित्व धातु तथा लिगेंड के मध्य आकर्षण बल पर निर्भर करता है। यदि यह बंध प्रबल होता है तो संकुल अधिक स्थायी होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सामान्यतया उपसय संयोजक यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। सामान्यतया उपसय संयोजक यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखिए स्टूडेंट्स, उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को लुईस अम्ल क्षार अभिक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं। माना धातु आयन लुईस अम्ल है तथा लिगेंड लुईस क्षार है, जो परस्पर क्रिया करके संकुल आयन का निर्माण कर रहे हैं। विद्यार्थी ये रिएक्शन लिखेंगे, Ma प्लस NlX- उत्क्रमणीय साइन MlNB-, यहां A+X- व B+ क्रमशः धातु आयन, लिगेंड व संकुल पर उपस्थित आवेश है। अतः B- बराबर A+X- होगा तथा स्मॉल n लिगेंडों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए
द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से Ks बराबर MLNB माइनस बड़े कोष्टक में बटा MA प्लस इंटू LX माइनस की पावर n बराबर Ks। Ks को क्या कहेंगे? स्थायित्व स्थिरांक। Ks क्या है? स्थायित्व स्थिरांक। अगली लाइन में लिखना Ks समानुपाती है स्थायित्व स्थिरांक। तो इसके नीचे एक लाइन लिखो, Ks का मान जितना अधिक होगा उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे Ag++2 अमोनिया क्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस Ks बराबर 1.6 × 10⁷। दूसरी अभिक्रिया लिखना Ag+2Cn माइनस संकुल बनाना AgCN का होल ट्वाइस माइनस Ks बराबर 5.4 × 10⁸। तो जस्ट इसके नीचे लिखो स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों संकुलों में द्वितीय संकुल के स्थायित्व स्थिरांक का मान अधिक होता है, अतः द्वितीय संकुल का स्थायित्व भी अधिक होगा। ओके बेटाओ, इतना आपने नोट कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इन संकुल यौगिकों के स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स टॉपिक लिखिए, ये इसी का ही टॉपिक है बच्चों। इसमें आप लिखे उपसहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों मुख्यतः 3 कारक प्रभावित कर रहे हैं। एक तो केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, प्रकृति की जगह पर हम आवेश लेंगे, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। स्टूडेंट्स, केंद्रीय धातु आयन पर जितना अधिक आवेश होता है उस उपसहसंयोजक यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास Fe2+ है और Fe+3 है, दोनों के संकुल है, तो स्थायित्व किस संकुल का ज्यादा होगा? Fe+3 के संकुल का स्थायित्व ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, दूसरा है परमाणु आकार, यानी कि आयनों का आकार। इसी में ही धातु आयनों का आकार, ये भी बड़ा रोल प्ले करता है। धातु आयनों का आकार, विद्यार्थियों धातु आयनों का आकार जितना छोटा होगा उस संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यानी कि संकुल यौगिक का स्थायित्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल धातु आयन का आकार, यानी कि जितना छोटा धातु आयन का आकार होगा उस संकुल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बच्चों, मेरे पास कॉपर 2+ है, निकल 2+ है, कोबाल्ट 2+ है, आयरन 2+ है और Mn+2 है। स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें सोच के बताए तो सबसे छोटा आकार कौन सा आयन का है? बाएं से दाएं जाते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में, तो
परमाणु त्रिज्या घटती है, मतलब कॉपर का आकार सबसे छोटा है, तो इस कॉपर के संकुल का स्थायित्व सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों। कॉपर के संकुल का स्थायित्व सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो धातु आयन का आकार जितना छोटा होता है उस संकुल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। अंडरस्टूड बच्चों? ये पहला फैक्टर है। सेकंड बच्चों, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति सभी बच्चे जानते हैं, लिगेंड या तो उदासीन होता है या ऋणायनिक प्रकृति का होता है, यानी कि लिगेंडों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, यानी कि ये लुईस क्षार के समान व्यवहार दर्शाते हैं। तो विद्यार्थियों, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति इनमें होगी उस संकुल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मेरे पास 4 लिगेंड है, F- है, Cl- है, Br- है, I- है। इन चारों में से इलेक्ट्रॉन युग्म, किस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है? F- की, मतलब इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा है। अगर क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा है तो इससे बने जो संकुल यौगिक होंगे उनका स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि इनकी ये क्षारीय प्रकृति का घटता क्रम है। क्षारीय प्रकृति का घटता क्रम है। स्टूडेंट, तीसरा फैक्टर किलेटीकरण। ये वर्ड आपने सुना है, किलेटीकरण। किलेटीकरण याद करिए, किलेट लिगेंड। किलेटीकरण से तात्पर्य क्या है? किलेट लिगेंड, यानी कि जिन संकुल यौगिकों में किलेट बलें बनती है, जिन संकुलों में किलेट बलें बनती है उन संकुलों का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड की तुलना में ज्यादा होता है। एक दंतुक लिगेंड की तुलना में ज्यादा होता है, यानी कि किलेट लिगेंड का स्थायित्व, किलेट लिगेंड का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से अधिक होता है। किलेट लिगेंड का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से बच्चों अधिक होता है, किलेट बले बनने के कारण। अंडरस्टूड? ये मोस्ट 3 फैक्टर्स है। लिगेंड की प्रकृति आप इसमें ले लीजिए, लिगेंड इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आगे आपको बात समझ में? चलिए, तो अब आप सभी बच्चे टॉपिक डाल लें। उपसहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें लिखी गाइज, उपसहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। निम्न कारक प्रभावित करते हैं। चलिए बच्चों, नंबर 1 लिखे, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, इसमें लिखेंगे पहले बच्चों आप, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश में वृद्धि होने पर, आवेश में वृद्धि होने पर संकुल यौगिकों के स्थायित्व में वृद्धि होती है। जैसे Fe+2 व Fe+3 के संकुल में से Fe+3 का संकुल अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट एरो में लिखना,
नेक्स्ट एरो में लिखना, धातु आयन का आकार जितना छोटा होता है संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। जैसे सबसे पहले आप ये रिलेशन लिख लो बच्चों, संकुल यौगिक का स्थायित्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल धातु आयन का आकार, ये रिलेशन आप लिख ले। और उसके बाद में ये एग्जाम्पल ले ले, कॉपर 2+ निकल 2+ कोबाल्ट 2+ Fe2+ Mn2+, और इसके नीचे लिख लो धातु आयनों के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम, धातु आयनों के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम। बच्चों अब लिखे दूसरा, आप लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। सेकंड लिखे लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। इसमें आप लिखेंगे बच्चों लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ जाती है, जिससे संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। जैसे हेलोजन आयनों में F- लिगेंड की क्षारीय प्रकृति सर्वाधिक होती है। तो बच्चों ये ऑर्डर लिख लीजिए, F- Cl- Br- I- क्षारीय प्रकृति का घटता क्रम। इसके बाद में बच्चों तीसरा टॉपिक लिखिए किलेटीकरण। इसका तीसरा पार्ट लिखिए किलेटीकरण। किलेट लिगेंड का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि किलेट वलय बनने के कारण संकुल यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। संकुल यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक जरूर। बहुत सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्ट ऐसे कैसे ही पूछा जा सकता है। ओके चलिए बच्चों, अब हम आपसे बात करते हैं इस लेसन का लास्ट टॉपिक। इस लेसन के लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हम अब आपसे बात करने वाले हैं बच्चों। और उस लास्ट टॉपिक का नाम है उपसय संयोजक यौगिकों की अनुप्रयोग। उपसय संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग। बच्चों अनुप्रयोग बहुत सारे होंगे, जीव प्रणालियों में अनुप्रयोग होता है। सोने चांदी जैसी धातु के निष्कर्षण में अनुप्रयोग होता है, वहां संकुल यौगिक बनता है। और सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका क्षारीय मूलकों के परीक्षण में। बच्चों ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है,
क्षारीय मूलकों का परीक्षण। हम पहले सिंपल वाला अनुप्रयोग देखेंगे, सिंपल से हायर की ओर बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं जैव प्रणालियों में कौन कौन से संकुल बनते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो एप्लीकेशन ले रहे हैं वो है जैव प्रणालियों में। प्रणालियों में किस तरीके से संकुल यौगिक बने होते हैं, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन। रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल होता है। रुधिर वर्णक जो हीमोग्लोबिन है वो किसका संकुल होता है बच्चों? आयरन का संकुल होता है। आयरन का संकुल होता है। रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल होता है। चलिए बच्चों, सेकंड देखिए, क्लोरोफिल, हरित लवण। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, हरित लवण क्लोरोफिल, ये मैग्नीशियम का संकुल होता है। क्लोरोफिल Mg का संकुल होता है, मैग्नीशियम का संकुल होता है। बच्चों, आपने विटामिन B12 का नाम सुना होगा। B12, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है बच्चों साइनोकोबालमिन। ये भी बच्चों एक संकुल बनाता है। साइनोकोबालमिन एक संकुल यौगिक है। ये संकुल यौगिक जो होता है ये कोबाल्ट का संकुल होता है। कोबाल्ट का संकुल होता है। स्टूडेंट्स, हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कंपटीशन लाइन में कि निम्न में से विटामिन B12 किस तत्व का संकुल होता है या किस परमाणु का संकुल होता है, तो हमको डायरेक्ट आंसर देना है कोबाल्ट का संकुल होता है। आगे बात समझ में बच्चों। और देखिए सिसप्लेटिन। स्टूडेंट, सिसप्लेटिन का मीन्स ये होता है समपक्ष वाला। प्लेटिन का यहाँ सूत्र होगा PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। ये समपक्ष यौगिक होगा। ये समपक्ष यौगिक सिसप्लेटिन जिसे बोलते हैं कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये सिसप्लेटिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम जैव प्रणालियों में अलग अलग संकुलों के निर्माण के द्वारा हम उपचार करते हैं। किसी का अलग अलग कंडीशंस में यूज होता है, किसी का और अलग कंडीशंस में यूज होता है, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में स्टूडेंट्स जरूर यूज होता है। अगर हम बात करते हैं सिल्वर तथा गोल्ड की प्लेटिंग करने में भी, सिल्वर तथा गोल्ड की जो प्लेटिंग की जाती है उसमें भी हम सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड या सोडियम ओरेट साइनेट का उपयोग करते हैं। ओरेट साइनेट का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, वो अलग बात हो जाती है। पहले हमने जैव प्रणालियों में देखा है, जैव प्रणालियों में रुधिर वर्णक, क्लोरोफिल, विटामिन B12, सिसप्लेटिन और एक BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट का भी उपयोग करते हैं। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, ल्यूसाइट, ब्रिटिश एंटी लुइसाइट का भी उपयोग
जीव प्रणाली तंत्र में किया जाता है। BAL, बाल, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। तो स्टूडेंट्स हम इनको एक ही करके लिख लेते हैं पहले, फिर हम और डिटेल में इनके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए बच्चों, उपसय संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग, और इसमें लिखिए इसके विभिन्न अनुप्रयोग निम्न है। इसके विभिन्न अनुप्रयोग निम्न है। नंबर 1 डालेंगे बच्चों, नंबर 1 डालेंगे जैव प्रणालियों में नंबर 1 लिखे। जैव प्रणालियों में भी नंबर 1 लिखे रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल होता है। रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल होता है। नंबर 2 लिखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर 2 या एरो लगा लीजिए, और उसमें लिखिए आप प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल होता है, Mg का संकुल होता है। नेक्स्ट एरो या थर्ड पॉइंट लिखे विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। यह रक्त की कमी होने पर प्रयुक्त किया जाता है, जैसे एंटी पर्नीशियस एनीमिया, अर्थात यह कोबाल्ट का संकुल होता है। एंटी पर्नीशियस एनीमिया बच्चों, इस एनीमिया के विरुद्ध ये काम करेगा। पर्नीशियस एनीमिया के विरुद्ध ये काम करेगा। ये एक तरीके से रक्त की कमी होती है, उसके विरुद्ध काम करता है ये साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट एरो में लिखना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखना सिस्प्लेटिन, ब्रैकेट में सूत्र लिखो PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। नोट कर लिया बच्चों सभी ने। इसके बाद में आप लिखे, ये जीव प्रणालियों में स्टूडेंट्स हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए। ब्रिटिश एंटी लुइसाइड को मत लिखिए, ये काम का नहीं इतना, 4 ही बहुत है इसमें जीव प्रणालियों में। अब हम लिखेंगे धातुओं के निष्कर्षण में। दूसरा अनुप्रयोग डाले बच्चों सभी, धातुओं के निष्कर्षण में। स्टूडेंट धातुओं का निष्कर्षण मोस्टली किसका? सोने चांदी की धातुओं का निष्कर्षण। कौन सी धातु का निष्कर्षण बच्चों? सोने चांदी की धातुओं का निष्कर्षण हम लेंगे। तो यहां स्टूडेंट सभी लिख ले ब्रैकेट में सोने चांदी की धातुओं का निष्कर्षण डाल लेंगे सभी बच्चे, सोने चांदी की धातुओं का निष्कर्षण। और स्टूडेंट्स देखिए पहले सोने का निष्कर्षण कैसे करेंगे, गोल्ड का निष्कर्षण कैसे करेंगे। लेसन नंबर 6 में भी इस रिएक्शन को आपको समझना होगा।
लेसन नंबर 6 में भी आएगी और यहाँ भी आप पढ़ लीजिए एक बार। सोने का निष्कर्षण देखिए, गोल्ड का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। इसमें रिएक्शन होगी बच्चों, गोल्ड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड H2O और O2 से होती है। H2O और O2 से होती है, जिससे एक संकुल यौगिक बनता है, जिससे एक संकुल यौगिक बनता है। देखिए बच्चों क्या संकुल यौगिक बनेगा, 4Na AuCN का होल ट्वाइस प्लस NaOH स्टूडेंट्स देखिए अब यहां पर गोल्ड कितने आ रहे हैं, 4 गोल्ड है, तो 4 गोल्ड ले लेते हैं। कितने गोल्ड हो गए, 4 गोल्ड। स्टूडेंट सोडियम कितने, 4 सोडियम ये और 4 ये, तो 8 NaCN ले लीजिए आप। यहां पर कितने NaCN लेंगे, 8 NaCN लेंगे स्टूडेंट्स। यहां आपके रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स। इस रिफ्लेक्शन के लिए अपन इस रिएक्शन को इधर लिख देंगे, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इसके नीचे लिख देंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए आप, आपने यहाँ H2O + O2 लिखा। अब आप देखिए इससे क्या बना, 4Na AuCN का होल ट्वाइस और साथ में NaOH बना है, साथ में NaOH बना है। देखो बच्चों यहाँ संकुल यौगिक बना है, इसी को समझाया जा रहा है कि ये रिएक्शन संकुल यौगिकों के द्वारा कैसे संपन्न होती है। यही चीज आपको इन रिएक्शंस में हम समझा रहे हैं कि संकुल यौगिकों की रिएक्शन संकुल यौगिक बनने के द्वारा कैसे संपन्न होती है। अब देखिए इसमें गोल्ड 4 है, ये 4 गोल्ड है, लेकिन आपके पास यहाँ सोडियम मैंने कितने लिख दी, 8, तो 4 तो ये है और 4 ये हो गए। अब आपके पास CN का होल ट्वाइस है, 4 से मल्टीप्लाई है तो 8 हो गया। ये सोडियम बैलेंस हो गया, CN बैलेंस हो गया, गोल्ड बैलेंस हो गया। अब आपको H2 और O2 को बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन यहाँ 4 है, जबकि यहाँ पर 2 ही है, तो 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 और 2 4 है, तो यहाँ भी 4 हो गई। स्टूडेंट्स ये जो संकुल बना है सब बच्चे नाम जानते हैं इसका, सोडियम डाइसाइनो ओरेट फर्स्ट, गोल्ड है इसलिए अपन ने यहां फर्स्ट लगा, ये बन गया। स्टूडेंट्स अब इसमें से अपन गोल्ड को बाहर निकालेंगे, गोल्ड को बाहर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स इसकी रिएक्शन, इसके 2 मोल की रिएक्शन हम करवाएंगे। 2Na AuCN का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन अपन जिंक से करवा देंगे बच्चों। किससे करवा देंगे, जिंक से करवा देंगे। जिंक क्या करती है, जिंक अधिक क्रियाशील धातु होती है। अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है। स्टूडेंट्स देखिए इसके यौगिक में से ये विस्थापित करेगी और ये विस्थापित करने के बाद देखो कैसे बनाएगी, Na2, 2 सोडियम है, Na2 इसने बना दिया, Na2 इसने बना दिया, ये जिंक आ गया। CN का होल 4, CN का होल 4 और साथ में 2 मोल गोल्ड बाहर कर दिए इसने, 2 मोल गोल्ड बाहर कर दिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये यौगिक जो बना है इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम संकुल यौगिकों के निर्माण के द्वारा गोल्ड को हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने अभी केवल सोने का निष्कर्षण किया, गोल्ड का निष्कर्षण किया है। तो टॉपिक बच्चे डाल लीजिए, धातुओं का निष्कर्षण आपने लिख लिया होगा, ब्रैकेट में आपने लिखा सोने चांदी का निष्कर्षण। अब सोने चांदी के निष्कर्षण में बच्चों पहले टॉपिक डाल लो, सोने का निष्कर्षण, गोल्ड का निष्कर्षण।
और ये ऐसे के ऐसे आप रिएक्शन इसमें नोट कर लो। ये रिएक्शन आप कंप्लीटली नोट कर लो बच्चों, ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। जिस तरीके से बच्चों हमने सोने का निष्कर्षण किया है, वैसे के वैसे अब हम चांदी का निष्कर्षण करेंगे। चांदी के लिए चांदी का कोई अयस्क लेके आएंगे जिसको हम सिल्वर ग्लांस के नाम से जानते हैं। बच्चों अब हम चांदी का निष्कर्षण करने जा रहे हैं। चांदी का निष्कर्षण, जिस तरीके से हमने सोने का निष्कर्षण किया था, वैसे के वैसे अब हम चांदी का निष्कर्षण कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, चांदी के निष्कर्षण करने में देखिए बच्चों, हम लेके आते हैं सिल्वर ग्लांस, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। Ag2S की रिएक्शन बच्चों, Ag2S की रिएक्शन हम आपके सामने करके बता रहे हैं सोडियम साइनाइड से, NaCN से, NaCN से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों इसके 4 मोल रिएक्ट करेंगे इससे, और देखिए ये बना देगा सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ये एक संकुल यौगिक का यहाँ निर्माण कर देता है तथा साथ में Na2S निकाल देता है, Na2S सोडियम सल्फाइड निकाल देता है। स्टूडेंट्स, इसका नाम आप सभी बच्चे जानते हैं, सभी नाम जानते हैं, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इस संकुल यौगिक का नाम है। अब बच्चों हमको तो चांदी प्राप्त करनी है, तो चांदी प्राप्त करनी है तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, चांदी प्राप्त करनी है तो हम इसको बुला लेते हैं, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड को हम बुला लेते हैं और इसमें से चांदी को निकाल देते हैं। चांदी को निकालने के लिए बच्चों हमको जिंक को बुलाना पड़ेगा, और ये जिंक के साथ रिएक्ट करके, जैसे पहले रिएक्शन की थी सेम अब वैसे के वैसे रिएक्शन करेगा, और ये देखिए ये ऐसे संकुल यौगिक बना देगा और अपनी चांदी ये बाहर आ गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम धातुओं का निष्कर्षण इससे कर सकते हैं संकुल यौगिक के निर्माण द्वारा। तो बच्चों टॉपिक डाल लो चांदी का निष्कर्षण और ये रिएक्शन नोट करें, ये रिएक्शन नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, हमने उपसय संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग में अब तक 2 तरह के अनुप्रयोग देख लिए हैं। अब जो तीसरा अनुप्रयोग है बच्चों, थोड़ा बड़ा अनुप्रयोग है, तो बड़ा अनुप्रयोग है तो हम चाह रहे हैं कि उसका वीडियो एक अलग से ही बनाएं। तो आपके लिए अब एक वीडियो और लेके आएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल से संबंधित और बातें भी मैं आपको समझाऊंगा, और जो भी होट्स इस लेसन के हैं, जैसे हम वर्नर सिद्धांत के बारे में भी उसमें बताएंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में भी बताएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो रह गई है, उन सबको कल वाले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, और इस तरीके से ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी स्टूडेंट्स लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।